Hello dear students, today again welcome all of you at our YouTube channel Maths by HL Sir। आज हम लोग चैप्टर 5 व्युत्क्रम अव्यय एवं रैखिक समीकरण इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशन का अगला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें मेन जो मोटो है वो क्रेमर रूल है। क्रेमर नियम को हम समझेंगे और क्रेमर नियम के बारे में हम जानेंगे। रैखिक समीकरण निकाय विषमघाती का हल, जो क्रेमर नियम लगता है वो रैखिक समीकरण निकाय का हल ज्ञात करने के लिए होता है, यानी लीनियर इक्वेशन सिस्टम के सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम क्रेमर रूल को यूज करते हैं। होमोजीनियस यानी नॉन होमोजीनियस यानी विषमघाती होना चाहिए रैखिक समीकरण निकाय। अगर समघाती का मतलब और विषमघाती में इतना ही अंतर मैंने लास्ट क्लास में ही आपको बताया था कि इक्वल में जो समीकरण के बराबर में तीन समीकरण है, तीन चर है, तो बराबर में अगर 0 0 है तीनों, तो वो विषमघाती के बजाय समघाती होगा और वहां पर अपन ये काम नहीं करेंगे, सिर्फ विषमघाती के लिए पढ़ रहे हैं, यानी तीनों इक्वल में 0 नहीं हो, कोई ना कोई और अदर नंबर संख्या हो सकती है। आप यहाँ पर क्रेमर नियम के बारे में बात करते हैं। क्रेमर नियम देखो हमारे लिए क्या है, तो जो क्रेमर नियम है इसको हम कैसे अप्लाई करते हैं। हमारे पास जब क्वेश्चन आता है क्रेमर नियम से हल करने के लिए, तो मैं आपको ये समझाऊंगा कि समीकरण रैखिक समीकरण निकाय का मतलब क्या है, उसका हल कैसे ज्ञात करते हैं। 10th और 9th क्लास तक आपके पास आया रैखिक समीकरण। अब हम 12th में 11th 12th में जब अपन ये पढ़ते हैं रैखिक समीकरण का मीन तो हम समझते हैं। रैखिक समीकरण वो होता है लीनियर इक्वेशन जिसमें एक्स वाई जेड जो भी वेरिएबल आ रहे हैं उन सब की घात जो है एक एक होती है, उसको रैखिक समीकरण कहेंगे। एक चर में जो एक ऐसा चर जो सभी चरों की घात क्या हो एक, तो उसको रैखिक बोलेंगे। और समीकरण यानी समीकरण हम जानते हैं, तो ऐसे समीकरण अब दो चर भी वाले हो सकते हैं, तीन चर वाले भी हो सकते हैं। जो अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो दो चरों और तीन चरों वाले पढ़ेंगे, यानी आपके पास लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल एंड 3 वेरिएबल वाले आप टाइप पढ़ेंगे। सिस्टम यानी निकाय इसलिए कहते हैं क्योंकि आपको जब दो वेरिएबल है एक्स एंड वाई, तो आपके पास दो ही क्या होती है, इक्वेशन होती है। अगर तीन वेरिएबल है तो हमारे पास तीन इक्वेशन होगी, उन तीनों से हम जो है सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो अभी हम यहाँ पर ये चीज देखने वाले हैं, देखिए क्या है। तो सभी विद्यार्थी सबसे पहले दो चरों वाले रैखिक समीकरण 2 वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन देखेंगे। दो चरों वाले, मैं यहाँ पर दो चरों वाले लिख देता हूं, वाले रैखिक समीकरण, ये तो आप पढ़ ही रहे हैं रैखिक समीकरण निकाय का हल। फिर तीन चरों वाले पढ़ेंगे। ध्यान से देखना वीडियो कंप्लीट, अगर आप बीच में स्किप करके चले गए तो फिर ध्यान रखना आपको जो है समझ में नहीं आएगा। सभी विद्यार्थी देखो ध्यान से, दो चरों में हमारे पास कैसी इक्वेशन आता है, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, एंड दूसरा क्या होगा a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। इन दोनों समीकरणों को समूहित रूप से ग्रुप रूप में अगर कहें तो दोनों को मिलाकर के इसको निकाय बोलते हैं। दोनों में x और y दो चर है, इसलिए दो ही समीकरण मिले आपको, और हल का मतलब है कि आपको x और y के मान निकालने हैं। तो क्रेमर नियम के द्वारा हम इसमें x और y के मान निकालते हैं। निकालने को तो 9th क्लास से भी निकाल लेते हैं बच्चा, 10th में भी निकाल लेता है, प्रतिस्थापन विधियां वगैरह वगैरह, लेकिन यहाँ पर सारणिक का यूज करके, यहाँ लिखा है सारणिक का प्रयोग, सारणिक के प्रयोग से दो समीकरण x y में आ रहे हैं तो उनसे x और y के मान कैसे निकालें। अगर तीन समीकरण आ रहे हैं x y z में तो वहां पर x y z का मान कैसे निकालेंगे, ये चीज हमारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहने वाली। तो एग्जाम में हमसे ये पूछता है कि यहाँ आपके पास दो समीकरण है x और y में, तो क्रेमर नियम की सहायता से x और y का मान ज्ञात कीजिए, अर्थात रैखिक समीकरण निकाय को हल कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे से जो है लीनियर इक्वेशन सिस्टम का हल पूछेगा। तो यहाँ हमको सबसे पहले क्रेमर ने जो कहा वो ये कहा कि आपको एक तो डेल यानी एक तो मेन सारणिक बनानी है, एक डेल 1 बनानी है एंड एक डेल 2 बनानी है। तो देखो इन्होंने डेल को क्या बनाया, डेल के बारे में बताया कि डेल को आप सारणिक को देखो, सारणिक बनाना मैट्रिक्स नहीं बनाना है, क्योंकि सारणिक का मान होता है मैट्रिक्स का मान नहीं होता है, सारणिक एक संख्यात्मक मान है। सो सारणिक जो है डिटरमिनेंट वो क्या है, a1 b1 a2 b2। सभी विद्यार्थी बहुत ही इजी तरीके से समझ भी सकते हैं, क्योंकि उनको डेल 1 डेल 2 का मालूम नहीं होगा तो एक्स वाई जेड की जो भी आपके पास है वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। अभी डेल 1 कैसे बनाना है, ध्यान से देखो डेल 1 कैसे बनाना है। सो देखिए डेल 1 इक्वल टू क्या होगा, आपको देखो डेल 1 और डेल 2 में दिक्कत आती है, बच्चे याद करते हैं तो उनमें क्या होता है कि थोड़ी प्रॉब्लम आती है। आप सभी दोस्तों को क्या करना है,
डेल वन का मतलब है वन जब आ रहा है तो आपको a1 a2 यानी a वाला ये जो x का जो गुणांक है कोएफिशिएंट ऑफ x इसको छोड़ना है, बस आपको इसको और इसको लिखना है। तो कैसे लिखना है, देखो a और b आ रहा है ना, तो b तो अपनी जगह आने वाला है, ये देखो b1 जिसको छोड़ते a को छोड़ रहे हैं तो a की जगह ये जो c1 c2 बराबर में होता है वो ही आता है, तो ये c1 c2 a1 a2 की जगह ले लेगा। हमको डेल वन लिख रहे हैं तो x का गुणांक नहीं लिखना है, डेल टू लिख रहे हैं तो y का गुणांक नहीं लिखना है, एंड डेल थ्री लिख रहे हैं तो z का गुणांक नहीं लिखना है। जो तीन समीकरण तीन चर वाले आएंगे ना वहां पर, ठीक है। तो जब मैं डेल वन की बात कर रहा हूं इसका मतलब है पहला x का जो गुणांक है उनको छोड़ना है और उनकी जगह बराबर में जो होता है उनका स्तंभ बनाना है, नया कॉलम C1 C2। बाकी आपका B1 B2 दूसरे नंबर पर आता है तो दूसरे नंबर पर ही आएगा, यानी पहला स्तंभ x के गुणांकों का होता है, दूसरा स्तंभ y के गुणांकों का होता है, और अगर z होता तो तीसरा स्तंभ z के गुणांकों का होता, ठीक है, सारणी में। और बराबर में जो होता है वो भी एक स्तंभ बनता है, तो वो स्तंभ किसकी जगह लेता है, जिसको अपन डेल वन लिख रहे हैं तो x के गुणांकों को छोड़ते, इसका मतलब है पहले x का मतलब नंबर 1 का मतलब होता है x के गुणांक, डेल टू का मतलब y के, और डेल थ्री का मतलब z के। तो डेल वन में x के गुणांक छोड़ेंगे और उसकी जिसको छोड़ते हैं उसकी जगह बराबर में जो होता है वो स्तंभ लेता है, ठीक है। तो सिंपल है, याद रखेंगे। एंड डेल टू की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पर आपके पास डेल टू क्या हो जाएगा, डेल टू हो जाएगा, क्योंकि टू ले रहे हैं तो y के गुणांक को छोड़ना है, तो यहाँ पर तो ये तो अपनी जगह आएगा, a आपके पहले आएगा तो a1 a2 हो गया। क्यों आएगा पहले, बिकॉज आपको पता है a पहले लिखते हैं b बाद में, उसके बाद में कौन आता है c, लेकिन आपको ये c तो लेना ही नहीं था, a b यहाँ पर मेन जो डेल था वो ये है, बस अब इसमें ये गायब करेंगे तो इसकी जगह c1 c2 आ जाएगा, अगर ये गायब करेंगे तो इसकी जगह c1 c2 आ जाएगा। तो सिंपल है, a1 बाई a1 a2 आ गया हमारे पास, b1 b2 को हम नहीं लेंगे डेल टू में y के गुणांकों को, तो फिर उनकी जगह कौन लेगा, c1 c2। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग बात करते हैं तीन चरों के लिए। अब यहाँ पर सॉरी x और y के मान देखेंगे। देखो अभी सभी विद्यार्थी x और y का मान निकालना चाहेंगे क्रेमर नियम से। क्रेमर ने ये तो कह दिया कि डेल ये है, डेल वन ये है, डेल टू ये है, तो अब उन्होंने ये कहा क्योंकि बच्चा जब ये डेल वन डेल टू और डेल निकालेगा तो इससे क्या निकालेगा, वो संख्यात्मक मान कोई ना कोई आपके पास संख्या आएगी, सारणी का जब मान निकालोगे तो आपके पास डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी कुछ ना कुछ, उसी वैल्यू से आपको x y के मान निकालने। तो देखो x इक्वल टू आपके पास क्या होने वाला है, x इक्वल टू आप लिखेंगे डेल वन अपॉन डेल, और y आपके इक्वल हो जाएगा डेल टू अपॉन डेल। सभी विद्यार्थी ध्यान से समझना, यहां पर एक ही शर्त है कि डेल की वैल्यू आपके पास कभी जीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर डेल का मान जीरो हो जाएगा तो x और y के मान आप नहीं निकाल पाओगे। यानी मेरा कहने का मतलब है कि ये जो डेल सारणी बनाते हो a1 a2 b1 b2 की जो x y z जो भी गुणांक होते हैं उनको लिख करके मेन जो सारणी होती है उसका भाग लगाना है आपको, यानी इस संख्या का भाग लगाना। एक तो इसमें अगर डेल वन में लगाओगे तो x का मान मिलेगा, डेल टू में लगाओगे तो y का मान आपको मिल जाएगा। समझ गए मेरे दोस्तों, सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। अब मैं तीन चरों वाले के लिए बात करने वाला हूं, ये तो आपके समझ में आ गया होगा। बस सिंपल है, इनके सारणिकों के मान निकाल के डेल टू सारणिक के मान में डेल का भाग लगा देंगे तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी, एंड डेल वन में लगाएंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। सो नेक्स्ट थ्री वेरिएबल के लिए अपन अगर सॉल्यूशन की बात करें तो वो क्या होने वाला है, तो देखिए ध्यान से। हाँ, तीन चरों से पहले अपने एक काम और कर सकते हैं, दो चरों वाले के लिए एक काम हम यहाँ पर बात करें, हमने जो छोटी क्लासों में पढ़ा है वही काम यहाँ पर, कि पहला अगर आपके पास a1 अपॉन a2 का रेशियो b1 अपॉन b2 के रेशियो के इक्वल नहीं आ रहा है, a1 अपॉन a2 का रेशियो b1 बाई b2 के रेशियो के इक्वल नहीं आ रहा है, तो आप कहेंगे इस समीकरण इकाई का जो इक्वेशन सिस्टम है, लीनियर इक्वेशन सिस्टम, इसका जो हल है सॉल्यूशन वो आपके यूनिक होगा, यानी अद्वितीय हल होंगे इसके, और ये जो समीकरण निकाय है वो संगत और स्वतंत्र होगा। यानी कि समीकरण हल तो कैसे होंगे, अद्वितीय यानी यूनिक, और सॉल्यूशन की बात करो तो वो यूनिक होगा। और यहां पर नंबर दो अगर बात करें हल के अलावा निकाय, जो समीकरण निकाय जिसकी अपन बात कर रहे हैं वो क्या होगा, संगत और स्वतंत्र, संगत एवं स्वतंत्र। यानी कि यहां पर मैं अगर यहां बात करना चाहूं कि संगत और स्वतंत्र का मतलब क्या हो गया, कंसिस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है। तो ये सिस्टम की बात हो गई, यहां पर सॉल्यूशन हो गया यूनिक, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं, अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 के बराबर है तो आपको एक हल मिलेगा x का और एक मिलेगा y का, जिसको आप अद्वितीय हल कहते हैं। और इस कंडीशन में आपको पता है दो चरों वाली रेखा जो होती है, दो चरों वाली रेखिक समीकरण होते हैं, वो किसको शो करते हैं, दो सरल रेखाओं को शो करते हैं जो एक दूसरे को या तो काटती हैं या फिर एक दूसरे के समांतर होती है, पैरेलल होती है, या फिर जो है या तो इंटरसेक्ट करेगी इच अदर, एंड एक हो सकती है पैरेलल समांतर का केस बन सकता है ऐसे, और एक होता है संपाती का, एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होना। ये दो चरों वाले रेखिक समीकरण की बात हो रही है।
ये सेम चीजें वही है जो हमने प्रीवियस क्लासों में पढ़ चुके हैं। तो लेकिन फर्क क्या है कि यहाँ पर मैट्रिक्स का यानी क्रेमर रूल से मैट्रिक्स सारणी की सहायता से ये काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये वाला जो केस होता है जिसमें हल अद्वितीय आता है, निकाय संगत और स्वतंत्र होता है, वो ये है जिसमें दोनों सरलरेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। तो ये एक ही पॉइंट होता है और इस पॉइंट के जो निर्देशांक x, y यानी कोई ना कोई मान होते हैं, x का भी कुछ होता है, y का भी कुछ होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि x और y के एक एक मान होते हैं। ऐसे हल को हम यूनिक सॉल्यूशन यानी अद्वितीय हल कहते हैं। अब नंबर 2 बात कर लें, अगर हमारे पास a1 अपॉन a2 का जो अनुपात है वही b1 अपॉन b2 का अनुपात आ जाए, लेकिन ये दोनों अनुपात तो बराबर आ गए, लेकिन c1/c2 वाला अनुपात इसके बराबर नहीं होगा, उस कंडीशन में आपको कोई हल नहीं मिलेगा, यानी नो सॉल्यूशन। आपको समझ में आ गया होगा, यानी यहाँ पर कोई हल नहीं है, आपको हल नहीं मिलेगा। मैं यहाँ पर ऐसे लिख देता हूं, हल नहीं मिलेंगे। और निकाय जो होगा, समीकरण निकाय यानी इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन जो सिस्टम है वो कैसा होगा, असंगत होगा। क्या होगा भाई, असंगत होगा। सभी ध्यान से देखना, हल हमारा क्या होगा, कोई हल नहीं मिलने वाला है यहाँ पर, यानी इस कंडीशन में आपको एक्स वाई के जो है कोई मान नहीं मिलेंगे। बात समझ में आ रही है। अब ध्यान से देखो, नंबर 3 देखो, क्योंकि इस कंडीशन में ये रेखाएं समांतर होती है इस कंडीशन में, और ये वाला ये केस है, और ये जो संपाती वाला है वो हम लास्ट में पढ़ने वाले नंबर 3। इसका मतलब क्या आता है, जब हम अनुपात निकाल रहे होते a1 a2 का, b1 b2 का और c1 c2 का, तो यहाँ पर c1 c2 का अनुपात भी इसके बराबर आ जाता है, यानी तीनों का अनुपात सेम आ जाए, इक्वल आ जाए, बराबर आ जाए। उस कंडीशन में आप हल जो बताएंगे वो अनंत होंगे या अनेक या अनंत, यानी मैनी या फिर इंफिनिटिव सॉल्यूशंस आप बोलेंगे। और आपके पास जो समीकरण निकाय होगा, इक्वेशन सिस्टम, वो संगत तो होगा, लेकिन संगत के अलावा जो बात हमने लिखी थी ऊपर, वो स्वतंत्र के बजाय स्वतंत्र नहीं होगा, यानी कि इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा, स्वतंत्र नहीं होगा। ऐसे समझ लें। तो समीकरण का इस कंडीशन में कंसिस्टेंट एंड नॉट इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट नहीं रहने वाला है, लेकिन वो कंसिस्टेंट तो रहेगा, और सॉल्यूशन मिलेंगे एक यूनिक सॉल्यूशन ना होकर के क्या होगा, अनेक अनंत यानी मैनी सॉल्यूशन और इंफिनिटिव सॉल्यूशन मिलेंगे। इस केस में आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है, लेकिन और इक्वेशन सिस्टम कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो इस प्रकार से मेरे ख्याल से इन तीनों बातों को आप समझ चुके, क्योंकि ऐसे भी चेक कर सकते समीकरण हमारे पास होंगे दोनों पेपर में, उनका जो x के गुणांक है उनका अनुपात, y के गुणांकों का अनुपात निकाल के चेक कर पाएंगे, तो हमारे पास इनमें से कोई ना कोई कंडीशन आ जाएगी। अब हम बात करते हैं अगला, यानी मेन जो 3 चरों वाला है उसके बारे में, कि 3 चरों वालों के लिए हमने क्रेमर नियम कैसे यूज किया है या कैसे करेंगे। 3 चरों वाला जब 3 समीकरण आएंगे आपके पास x y z में, तो वहां पर क्रेमर नियम से x और y और z तीनों चरों का मान कैसे प्राप्त करेंगे, अर्थात हल कैसे ज्ञात करेंगे, ये आप देखने वाले। बहुत ही इजी मेथड से बता दूंगा आपको दोस्तों। तो देखिए, हमारे पास 3 इक्वेशन है, जो तीनों रैखिक समीकरण है, 3 चर वाले हैं, x y एंड z, 3 वेरिएबल वाले हैं हमारे पास, लीनियर इक्वेशंस हैं। तो इनका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, यानी हमारा जो टॉपिक है इस समय वो क्या है, सॉल्यूशन ऑफ यूनिक लीनियर इक्वेशन सिस्टम इन 3 वेरिएबल्स, ठीक है। तो इन 3 वेरिएबल वाले सिस्टम को अगर अपन पढ़ें तो इस लीनियर इक्वेशन में क्या मिलने वाला है, एक्स वाई जेड का मान कैसे निकालेंगे, सीधी सी बात ये है, 3 समीकरण हमारे पास आए तो सबसे पहला काम है कि डेल बनाना है। क्रेमर ने ये कहा है कि आप डेल 1 डेल 2 एंड डेल 3, यहाँ पर 1 2 3 बनेंगे ना, एक्स वाई जेड है तो 3 वेरिएबल है, तो डेल 1 डेल 2 डेल 3 बनेंगे। अगर 2 आते हैं तो डेल 1 डेल 2 से हो जाता है, और डेल होता है मेन जो आपके पास डिटरमिनेंट सारणी है वो। देखो a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, x का गुणांक पहला स्तंभ, y का गुणांक दूसरा स्तंभ और z का गुणांक जो होगा तीसरा स्तंभ, अर्थात कोएफिशिएंट गुणांक का मतलब। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ a1 आएगा, यहाँ a2 आ जाएगा, यहाँ a3 आ जाएगा, b1 आ गया, b2 आ गया एंड b3 आ गया। यहाँ पर क्या आ जाएगा, c1 c2 एंड c3, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास डेल आ चुका है। तो दोस्तों देखो, डेल आने के बाद में आपको डेल 1 कैसे लिखना है, डेल 2 कैसे लिखना है, मेथड मैंने जो बताया वो पहले वाला ही यहाँ पर काम करने वाला है। वो क्या कि आप डेल 1 लिख रहे हैं तो x के गुणांकों को भूल जाइए, और जिनको भूलते हैं उसमें उसकी जगह कौन सा स्तंभ बनाते हैं जो बराबर में होता है, अर्थात यहाँ पर d1 d2 d3 ले लेगा, किसकी जगह, a1 a2 a3 की जगह, यानी इसकी जगह कौन आने वाला है, a1 a2 a3 की जगह। और डेल 1 निकाल रहे हैं तो ये a1 a2 a3 x के गुणांकों को छोड़ना है, और इनकी जगह नया जो आप प्रवेश करवा रहे हो वो है ये d1 d2 d3 वाला। तो d1 d2 एंड d3 आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, बाकी ऐसे कैसे सेम उतार दो आप। दूसरे स्तंभ में कोई छेड़खानी नहीं करनी है, b1
B2 B3, यानी जो सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम है वो सेम ऐसे कैसे नोट कर दो। यहां आपके समझ में आ गया होगा। अभी वैसे ही डेल 2 कैसे निकालेंगे हम, ऐसे ही यहाँ पर भाई डेल 2 निकाल रहे हैं तो इस सेकंड वाले दूसरे स्तंभ को आपको यहाँ पर कुछ करना है, तो पहला और तीसरा तो ऐसे कैसे नोट करना है, तो पहले को ऐसे ही नोट कर लो A1 A2 एंड A3, और दूसरे कॉलम डेल 2 है मतलब दूसरे कॉलम को छोड़ना है, दूसरे स्तंभ को जो आपकी मेन सारणी है डेल उसमें, तो दूसरे को छोड़ देंगे, दूसरे को छोड़ेंगे उसकी जगह कौन ले लेंगे D1 D2 D3, जो आपके पास D वाला नया कॉलम आ रहा है उसको आप यहाँ पर यूज कर लेंगे, और वही तीसरा कॉलम छेड़ना नहीं है क्योंकि दूसरे को सिर्फ हटाना है यहाँ पर, तो यहाँ पर दूसरे में चेंज करने के बाद में तीसरा आपके पास ऐसे कैसे आ जाएगा, समझ में आ गया होगा। अब लास्ट हमारे पास फाइनल बचा डेल 3। डेल 3 की मैं अगर बात करूं तो डेल 3 सारणी कैसे बनाएंगे, देखो डेल 3 का मतलब हो गया आपको फर्स्ट में नहीं चेंज करना, सेकंड में भी नहीं चेंज करना, तीसरे स्तंभ यानी थर्ड कॉलम को आपको चेंज करना है, बदलाव करना है, और वो किससे हटाते हैं, उसको हटा देते हैं तीसरे स्तंभ को, जैसे तीसरा इसका स्तंभ है ये वाली सारणी है उसमें इसको हटाकर D1 D2 D3 यानी जो बराबर में होता है उसको सेट कर देते हैं। तो पहला ऐसे कैसे A1 A2 A3, दूसरा ऐसे कैसे B1 B2 B3, एंड तीसरा C1 C2 C3 की जगह कौन ले लेगा D1 D2 D3। ये सभी विद्यार्थी सभी दोस्त मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो देखिए सभी दोस्तों आपको ये बहुत इजी मेथड से, देखो याद नहीं करना पड़ेगा कुछ भी, आपको बहुत इजी मेथड में आपके इजी वे में हो जाएगा। कैसे करना है कि डेल तो आपको पता है एक्स वाई जेड तीनों होते हैं, उनके तीनों के जो गुणांक होंगे कोएफिशिएंट उनसे आप 3 स्तंभ वाली 3 इंटू 3 की सारणिक बना लेंगे जिसको डेल बोलते हैं। अब इसकी वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे, ठीक है। ऐसे डेल 1 आपको बनाना है, डेल 2 डेल 3, और इन तीनों के चारों के मान निकाल के आप जब इसका मान निकाल, एक काम करना आपको, डेल का मान जब 0 आए तब इस समय जब डेल का मान 0 आता है तो आपको एक्स वाई जेड के कोई मान नहीं निकालने, ठीक है। वहां पर आपको आगे कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर यदि आपके पास डेल का मान 0 आता तो उसकी शर्तें होती है जिनको मैं आगे बताऊंगा। तो यहाँ पर देखो अब एक्स का मान कैसे निकालेंगे इस कंडीशन में, वही डेल 1 है ना, एक्स का मतलब डेल 1 अपॉन डेल, डेल का भाग लगाना है, यानी ये जो सारणिक है मैन जो होती है इन तीनों के गुणांकों वाली, इसका मान निकाल करके इसका ही भाग लगाते हैं डेल 1 में, तब तो आपको x मिलेगा। डेल 2 में लगाओगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों y, और डेल 3 में लगाओगे तो क्या मिल जाएगा z। तो यहाँ पर y इक्वल टू हो जाएगा डेल 2 अपॉन डेल, और यहाँ पर एंड फाइनल अगर z के बराबर बात करूं तो मैं डेल 3 अपॉन डेल हो जाएगा। समझ गए होंगे। तो सभी विद्यार्थी इस बात को समझ लो अच्छे से, एक्स वाई जेड के कैसे क्रेमर के नियम से मान निकालते। अब हमारे पास कोई सा भी क्वेश्चन आएगा उसमें 3 समीकरण दिए होंगे या फिर हम बना सकते हैं, ठीक है। तो इन तीनों समीकरणों से हमको ये तीनों चारों चीजें बनानी है और चारों के मान निकाल करके डेल 1 में डेल का भाग लगाओगे एक्स मिलेगा, वाई मिल जाएगा, ऐसे जेड भी मिल जाएगा अगर आप ऐसे इस फॉर्मूले को यूज करोगे। मैं समझता हूं ये क्रेमर नियम आपके अच्छे समझ में आ गया होगा। अब बस मैं इनकी कुछ कंडीशंस बता देता हूं क्योंकि यहाँ पर भी डेल की वैल्यू क्या नहीं होगी, 0 नहीं होनी चाहिए। अगर कहां पर क्या होता है फिर हम इसके अगला जो पार्ट पढ़ेंगे, पार्ट नहीं पढ़ेंगे इसी में पढ़ लेंगे आज हम, मैट्रिक्स से, अवयव सिद्धांत से, मैट्रिक्स प्रिंसिपल से कैसे निकालते हैं एक्स वाई जेड के मान, इसी 3 इंटू 3 के समीकरण में या 2 चरों वाली जो रैखिक समीकरण आती है उनमें, तो 2 वेरिएबल में हो चाहे 3 वेरिएबल में, उनके मान हम मैट्रिक्स की सहायता लेकर कैसे निकालते हैं। ये तो हमने सारणिक की सहायता ली और सारणिक में क्रेमर रूल को यूज किया, और अपन अगर मैट्रिक्स की बात करें अवयव की तो उससे हम कैसे निकालते हैं वो भी हम देखेंगे। तो देखिए पहले इनके जो है रूल है वो देख लेते हैं, क्या कंडीशन होनी चाहिए इनके लिए। आप सभी जानते हैं इस बात को कि डेल की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, बगैर 0 होगी तो यहाँ पर आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू नहीं मिलने वाली है। नंबर 2 आपको ये भी ध्यान रखना है, देखो ध्यान से कि D1 D2 D3 तीनों की तीनों 0 नहीं होनी चाहिए वरना वो समघाती बन जाएगा। विसमघाती आपको चाहिए तो हो नॉन होमोजेनियस, तो उसके लिए तीनों में से एक को अशून्य होना पड़ेगा, नॉन जीरो, ठीक है। तो इस हिसाब से आप इन बातों का ध्यान रख ले, बहुत जनरल बातें हैं। अब अगर मैट्रिक्स की बात करें, जो हमारे पास अवयव सिद्धांत है, ये सारणिक का प्रयोग हो रहा था, क्रेमर नियम जो होता है वो अलग नहीं है, वो सारणिक के नियम सारणिक को यूज करके बनाया है। यानी क्रेमर ने जो एक्स वाई जेड के मान निकाले हैं तो इन समीकरणों से, तो इन समीकरण निकाय में अगर एक्स वाई जेड के मान निकालने तो वो 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो सारणिक का यूज करने का मतलब हो गया क्रेमर नियम, और अगर आपको अवयव से निकालना है तो उसको मैट्रिक्स प्रिंसिपल यानी अवयव सिद्धांत भी कहते हैं। अब उस आप दूसरे वाले पार्ट को अवयव सिद्धांत को देखने वाले, इसको मैं यहाँ पर क्रेमर नियम को हटा देता हूं बिकॉज हमारा क्रेमर नियम यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए दोस्तों हमारे सामने अवयव सिद्धांत से यानी कि अवयव सिद्धांत से रैखिक समीकरण निकाय का हल पढ़ने वाले यानी बाय प्रिंसिपल ऑफ मैट्रिक्स सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन सिस्टम।
तो प्रिंसिपल ऑफ मैट्रिक्स यानी अवयव सिद्धांत क्या है इसको समझेंगे। इसमें मैट्रिक्स यानी अवयव का यूज होगा। आपको मालूम होगा अवयव क्या होता है, बड़ा ब्रैकेट के अंदर जो संख्याएं लिखी जाती है, बिग ब्रैकेट के अंदर जो नंबर्स होती है उसको अपन मैट्रिक्स कहते हैं, उसका यूज करेंगे। अभी हमने इससे पहले क्रेमर नियम जो पढ़ा था वो एक सारणिक का यूज था डिटरमिनेंट का। अब यहाँ पर इसको देखते हैं कैसे बनाते हैं। ये मैंने वही तीन समीकरण आपके पास दिए हैं, तीन भी हो सकती है तो तीन चर होंगे, और यहाँ पर दो चरों वाले भी समीकरण हो सकते हैं, ये तीन चरों वाला है, ठीक है। तो टू वेरिएबल में हो चाहे इक्वेशंस आपके थ्री वेरिएबल में हो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम मेथड रहेगा वो। जैसे x का यहाँ पर जो गुणांक है कोएफिशिएंट ऑफ x वो कितना है a11, यहाँ पर y का कितना है a12 a13, ये सभी इनके गुणांक मैंने यहाँ पर लिखे हैं। तो यहाँ पर वैसे वहां पर डे लिखते थे, वैसे यहाँ पर एक ए मैट्रिक्स जो है अवयव बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं मैं यहाँ पर बता देता हूँ। अवयव बोल रहा हूँ मैं अभी भी, यहाँ पर आपको अवयव का मतलब क्या होता है देखो, मैं एबीसीडी में बाद में शो करूंगा, पहले मैं ये बताऊं कि आपको इन तीनों समीकरणों को किस हिसाब से लिख सकते हैं। हम इनको ऐसे लिख सकते हैं a11 a12 a13, यानी कि पहली पंक्ति x y z के गुणांक होगा, वही स्तंभ वही x का गुणांक, दूसरा स्तंभ y का गुणांक और तीसरा स्तंभ z का गुणांक बन जाएगा। तो ये a21 a31 ये तो हो गया आपके x के गुणांकों का स्तंभ, यहाँ पर a12 आ गया, a22 आ जाएगा, यहाँ पर a32 आ जाएगा, ये हो जाएगा a23 एंड a33, ये आपके पास आ गए, ये मैट्रिक्स बन गया आपके पास अवयव। दूसरा इसके गुणा में अवयव बनता है जो एक स्तंभ अवयव होता है एक्स वाई जेड, यानी कि ये कौन सा है, कॉलम मैट्रिक्स होगा, और बराबर में यहां पर एक वही स्तंभ अवयव ऐसे ही होगा, लेकिन वहां पर b1 b2 b3 इसके स्तंभ के अवयव होंगे, ठीक है। आप लोग अगर सही ढंग से देखें, सभी दोस्त मेरे विद्यार्थी सभी देखो, इसको अगर बेटा ध्यान से समझना है, सभी साथी देखो इस बात को समझने की कोशिश करो। अगर आप लोग इसको मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स गुणा हो सकती है, यहाँ पर इनका ऑर्डर इस हिसाब से है कि ये गुणा हो जाएगी। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये वाली पहली पंक्ति पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई होगी, तो ये x इसके गुणा में आ जाएगा, फिर प्लस लगाते हैं अपन, फिर y इसके साथ में आ जाएगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा, फिर प्लस लगाएंगे, ये वाला इसके मल्टीप्लाई में आके ये हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो इन तीनों का इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा वो एक यहाँ पर स्तंभ अवयव आएगा, यानी कि कॉलम मैट्रिक्स होगा, और बराबर में भी वही है। तो यहाँ पर पहला अवयव की तुलना हो जाएगी इसके पहले पंक्ति से। जब तुलना करते हैं दो बराबर मैट्रिक्स होती है आपके पास इक्वल मैट्रिक्स, तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, यानी संगत अवयवों को आप बराबर लिखते हैं। तो पहला अवयव जो बनेगा वो पहला यहाँ पर ये आएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, b1 के। इस हिसाब से वो तीनों समीकरण आपके वापस बन जाएंगे। तो इन तीनों समीकरणों को एक अवयव के रूप में ऐसा लिख सकते हैं, ये एक ही चीज है, ये दोनों यहाँ पर ये लिखा हुआ और ये दोनों एक ही चीज है, जो मैंने आपको समझा दिया। अब आप आगे समझने की कोशिश करो कि ये जो गुणांकों को मैंने अलग करके लिखा है, इसको अगर मैं a नाम से दे दूं, और इस एक्स वाई जेड को अगर मैट्रिक्स से x के नाम से समझाऊं, तो बराबर में आपको ये जो b1 b2 b3 वाला मैट्रिक्स है स्तंभ अवयव, उसको कैपिटल B से अगर दर्शा दूं, क्योंकि आप जानते हैं अवयव कैपिटल ABCD से शो किए जाएंगे, इसलिए कैपिटल AX इक्वल टू क्या हो गया b, यानी कैपिटल A तो कौन है, ये रहा। कैपिटल A के बराबर में यदि आप लिखोगे तो इसको लिखोगे, और अगर x के बराबर में लिखोगे तो ये वाला मैट्रिक्स लिखोगे, और b की वैल्यू लिखनी होगी तो ये लिखोगे। समझ गए होंगे मेरे हिसाब से सभी साथी। तो सभी दोस्त देखो इस बात को, ax इक्वल टू अगर b है तो मुझे x इक्वल टू क्या मिलना चाहिए, a इधर चला जाएगा तो a इनवर्स इंटू b, a इनवर्स इंटू b, a इनवर्स का b से मल्टीप्लाई जो होगा वो x को आपको शो करेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पर आपके पास a इनवर्स की जो वैल्यू है, a इनवर्स यहां पर आपको निकालना ही पड़ेगा, और a इनवर्स की वैल्यू काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि a इनवर्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है, मैंने आपको इससे पहले वाले हमने पार्ट में पढ़ लिया था कि कोई भी मैट्रिक्स जो होती है अवयव, उसका इनवर्स कैसे निकालते हैं। तो यहां पर जरूरत पड़ रही है किसकी, a के इनवर्स की। देखो लास्ट में a इनवर्स जो आएगा वो ऐसे ही कोई ना कोई संख्या आएगी, और b भी क्या होगा, ये मैट्रिक्स है तो ये दोनों तीनों संख्याएं होगी, क्योंकि समीकरण के बराबर में कोई वेरिएबल तो चल तो आएगा नहीं, यहाँ पर भी तीन संख्याएं होगी। तो इनका दोनों मैट्रिक्सों का जब गुणा होगा तो इसकी तरह एक स्तंभ अवयव बनेगा जिसमें तीन संख्याएं लास्ट में बचेगी, और x का मीन क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड, यानी ऐसे इस एक्स वाई जेड के बराबर में गुणा होकर के दो अवयवों का और एक ऐसे तीन संख्याएं आएंगी। तो हम तुलना करवाएंगे, x के बराबर ये आ गया, y के बराबर ये आ गया, एंड z के बराबर। आप क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो अब यहाँ पर आप समझ लो कि x इक्वल टू a इनवर्स इंटू b, यानी a इनवर्स की जरूरत पड़ रही है। और आप जानते हैं a इनवर्स का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर a इनवर्स कैसे निकालोगे आप, जो आपके पास a है, अवयव मैट्रिक्स a है, उससे आप इसका एडजॉइंट निकालोगे, एडजॉइंट ऑफ a, और एडजॉइंट ऑफ a को आप
इसके सारणिक में बदलकर, यानी इसका सारणिक रूप लिखेंगे डिटरमिनेंट फॉर्म, और उससे ए का वैल्यू निकालेंगे, उसका भाग लगाएंगे एडजॉइंट ए में, तो आपको ए इनवर्स मिल जाएगा। और इसके लिए कंडीशन क्या होगी, अब कंडीशन शर्त की बात करें तो, यानी सारणिक ए का मान नॉट इक्वल टू 0, सारणिक ए का मान अगर 0 नहीं होगा तो आप आसानी से यहाँ पर एक्स वाई जेड के तीनों के जो है मान निकाल लेंगे, अर्थात यहाँ पर आपको अद्वितीय हल, इस कंडीशन में यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, अद्वितीय हल। और अगर वायदे हुए आपके अव्युत्क्रमणीय है यानी व्युत्क्रमणीय नहीं है, तो यहाँ पर सारणिक का मान यदि 0 आ जाता है, सभी विद्यार्थी इस बात को समझो, अगर सारणिक ए का मान यदि 0 आ जाता है तो इस कंडीशन में आपको आगे क्या करना होगा, इस कंडीशन में आपको एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालना होगा। क्या निकालना होगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। सभी समझो, देखो डेल, अगर सारणिक ए का मान अगर 0 नहीं आता, ये आपके पास ए आपके सामने लिखा है, मैंने यहाँ पर लिख के दिखा दिया, एक्स वाई जेड के तीनों के गुणांकों, तीनों समीकरणों में वो ए होता है, तो उस मैट्रिक्स को आप सारणी में बदल के आप मान निकालते हो, और उसका मान यदि 0 नहीं आता है तो आप उसका इनवर्स आसानी से फाइंड कर लोगे, और जब इनवर्स आ जाएगा तो उसको बी से मल्टीप्लाई करके हम एक्स वाई जेड के वैल्यू निकाल लेंगे। बात आती है कि अगर ए का मान, जो सारणिक ए है उसका मान यदि 0 नहीं आता है, सभी समझो, अगर हमारे पास ये डिटरमिनेंट जो है सारणिक ए, इसका मान यदि 0 नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, अगर 0 आ जाता है तो फिर दिक्कत क्या होती है, ए इनवर्स हम यहाँ पर नहीं निकाल पाएंगे, यानी हमारे को इस कंडीशन में ए इनवर्स ना निकाल करके क्या करना होगा, जो एडजॉइंट ए है उसको बी के साथ में मल्टीप्लाई कराना होगा। बी के साथ में मल्टीप्लाई कराने के बाद में हम देखेंगे, देखो बी के साथ में मल्टीप्लाई कराने के बाद में हम क्या देख पाएंगे, तो इस कंडीशन में हम ये कहेंगे कि अब अगर एडजॉइंट ऑफ ए आपने निकाल लिया, इनटू करा लिया बी से, और उसका मान अगर 0 के बराबर नहीं आ रहा है, समझ रहे हैं मेरी बात को भाई, इस बात को आप समझ गए होंगे कि एडजॉइंट ए इंटू बी जो है 0 के बराबर नहीं है, तब तो ऐसा अवयव है दोनों का गुणा जो 0 शून्य मैट्रिक्स नहीं बन रहा है, तब आपका कोई हल नहीं होगा, और समीकरण निकाय जो है असंगत होने वाला है, यानी इसमें आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है, और आपका जो इक्वेशन सिस्टम है वो इनकंसिस्टेंट होगा। और यदि 0 आ जाता है इसकी वैल्यू, समझ रहे हैं मेरी बात को, अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाती है तो आप लोग कभी जो है या तो ये नहीं कह सकते कि ये संगत होगा, ना ही असंगत, यानी संगत अथवा असंगत हो सकता है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का कोई मालूम नहीं, और कोई अनंत हल भी हो सकते हैं और कोई हल भी नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा तब उस कंडीशन में असंगत बोलेंगे, और जब अनंत हल होंगे उस कंडीशन में संगत बोलेंगे, यानी इसमें अपन बराबर जब 0 आता है तो कोई फैसला नहीं ले पाएंगे। सो हम यहाँ पर यहाँ तक के कोई क्वेश्चन हमारे पास आएंगे नहीं, हमारे जो भी क्वेश्चन आपके बेसिक बोर्ड में पूछा जाएगा वो सिर्फ यहीं पर होगा कि अगर अवयव सिद्धांत से करना है तो ax बराबर आप b लिख लेंगे, यहाँ से abc a का b का और x जो मैट्रिक्स है उनका पता कर लेंगे, x इक्वल टू a इनवर्स इनटू b लिखेंगे, और आप a इनवर्स निकालने की कोशिश करेंगे। अब a इनवर्स की प्रक्रिया में आपको एडजॉइंट ए भी निकालना है, सारणिक में बदल के मान भी निकालना है, और वो आ जाएगा तो उसको b के साथ में मल्टीप्लाई करवा करके क्या मिल जाएगा, ये थोड़ी लॉन्ग प्रोसेस है, लंबी प्रक्रिया है, मतलब इसमें थोड़ा टाइम लगता है, वो वहां पर भी वैसा ऐसा नहीं है कि यहाँ पर टाइम लगता है तो वहां पर जो है बहुत जल्दी हो जाए, वहां पर भी आपको 4 जो है सारणिक पड़ती है डिटरमिनेंट से, डेल, डेल 1, डेल 2, डेल 3, और चारों की 3 इंटू 3 की होती है, तो वहां पर मान निकालने में वहां पर भी आपको टाइम लगता है, बस वहां पर एक कैलकुलेशन मिस्टेक होने के बड़े चांस रहते हैं, बिकॉज सारणिक का जब मान निकालते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं गलती होने के चांस बन जाते हैं, बच्चा अगर सावधानी पूर्वक नहीं करता है, किसी एक में भी अगर गलती हो जाती है तो वहां पर कोई ना कोई चर का मान गलत आ ही जाएगा। सो मैं उम्मीद करता हूं सभी विद्यार्थियों को ये वीडियो मेरे काफी अच्छे समझ में आ गया होगा।